अच्छा जी, सो टुडे वी विल बी सॉल्विंग अक्टूबर नवंबर 2022। ठीक है, ये हम पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन दिस पेपर, दिस इज रिलेटेड विद डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का जो हमने टॉपिक किया है, इससे रिलेटेड ये सवाल है। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट, और फिर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये कहता है सारिया owns a business selling ladies clothing. She maintains a system of double entry bookkeeping. The following occurred during September 2022 2020 सॉरी, ये हुआ। नंबर वन, क्या ट्रांजेक्शन हुई? परचेज्ड अ मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम शार्प मोटर्स। ठीक है, हमने क्या किया? मोटर व्हीकल खरीद ली शार्प मोटर्स से। नंबर टू पर क्या हुआ? रूही, अ क्रेडिट कस्टमर वॉज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट। जब भी बंदा बैंकक्रप्ट हो जाता है तो हम उसको, और वो हमें पैसे पे नहीं कर पाता, तो हम लिखते हैं उसको इररिकवरेबल डेट। ठीक है, ये हमारा इररिकवरेबल डेट हो गया, मतलब अब इससे पैसे नहीं मिलने। और इररिकवरेबल डेट होता है हमारे पास एक्सपेंस, और हमें पता है जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, कहते हैं द डेट इज टू बी रिटन ऑफ। जो 1200 रुपये इसने हमें देने थे, दिस इज टू बी रिटन ऑफ, ये इररिकवरेबल डेट हो गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? कह रहा है कि भाई प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन, नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नैरेटिव नहीं चाहिए इसको भाई। ठीक है, हम डबल एंट्री कर लेते हैं। तो भाई पहली ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है? परचेज्ड अ मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम शार्प मोटर्स। शार्प मोटर से हमने मोटर व्हीकल खरीदी। अब ये जो मोटर है, ये हमारा होता है एसेट, और एसेट में नॉन करंट एसेट होता है। तो जब भी हमारे पास एसेट बढ़ता है, हम इसको करते हैं डेबिट। ठीक है, सिमिलरली हमने ये मोटर व्हीकल क्रेडिट पर खरीदी है। क्रेडिट पे खरीदने का मतलब होता है कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। तो हम यहाँ पर ये डबल एंट्री करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे मो, मोटर व्हीकल, ये डेबिट हो जाएगा हमारे पास। और शार्प मोटर्स, ये हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा जी, और अमाउंट क्या है? अमाउंट हम लिख देंगे 6350, 6350। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में वो हमें क्या कह रहा है? कह रहा है रूही, जो क्रेडिट कस्टमर था वो बैंकरप्ट हो गया। अभी हमने ये बात देखी कि हम उसको इररिकवरेबल डेट बोलते हैं। और हमने ये बात देखी थी कि इररिकवरेबल डेट हमारा एक्सपेंस होता है। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है हम उसको डेबिट करते हैं। तो इररिकवरेबल डेट को इसी वजह से हम क्या कर देंगे? हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। हम लिखेंगे इररिकवरेबल डेट। ठीक है, कितना अमाउंट है? 1200। और हम क्रेडिट किसको कर देंगे? रूही को क्रेडिट कर देंगे। रूही को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि रूही हमारा रिसीवेबल था। रिसीवेबल क्या होता है भाई? रिसीवेबल होता है एसेट। जब एसेट बढ़ता है तो हम इसको डेबिट करते हैं। इसी तरह जब एसेट कम होगा तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा एसेट कम हो रहा है, हमारा जो रिसीवेबल था उसका अकाउंट हम राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये था हमारा पार्ट ए, जो हमने कर लिया। लेट्स मूव टू पार्ट बी। तो पार्ट बी में हमें करना क्या है? पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो वो कहता है सारिया जो है उसका फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ये तीन हमें अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है भाई।
अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। कहते हैं सारिया इज preparing her financial statements for the year ended 30th September 2022 2020। 30 सितंबर 2020 को इसका एयर एंड हो रहा है। इसका मतलब एयर शुरू कब हुआ होगा, ये जानना बड़ा जरूरी है। सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है भाई, अक्टूबर आता है। तो अक्टूबर की फर्स्ट तारीख ले लें भाई। अक्टूबर 1 को हमारा एयर शुरू हुआ होगा और वो था 2019। और ये एयर कब खत्म हुआ, 30 सितंबर 2020 को खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर हमारे पास कब शुरू होगा, नेक्स्ट ईयर हमारे पास शुरू हो जाएगा अक्टूबर 1 2020। ठीक है भाई, इस तरह से हमारे पास चीज चल रही होगी। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, यानी कि 30 सितंबर क्लोजिंग डेट पे हमें उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसने हमें ये बताया कि 2019 अक्टूबर 1 यानी कि ईयर के बिगिनिंग में फिक्सचर्स एंड जो फिटिंग्स थी उसकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 28,600। ये हमारे पास इसकी कॉस्ट आ रही है। इसी तरह हमारे पास है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 6185। ये दोनों साल के शुरू में है। तो ये ओपनिंग वैल्यूज आ जाएंगी जिसको हम बैलेंस बीडी भी कहते हैं। तो ये दोनों अकाउंट्स में बैलेंस बीडी आ जाएगा। तो साथ ही साथ हम ये करते हैं कि इन दोनों की एंट्रीज यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का अकाउंट बना रहा हूँ। ये मेरा है नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट हमें पता है जब भी इंक्रीज होता है तो हम इसको करते हैं डेबिट, और जब भी डिक्रीज होता है तो हम इसको कर देते हैं क्रेडिट। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। करेक्ट डेट मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है, सारी डेट सही लिखने का एक नंबर होता है एग्जाम में। 2019 अक्टूबर 1। तो इसको क्या हो गया हमारे पास, बैलेंस बीडी हो गया। और अमाउंट कितनी थी हमारे पास, 28,600। 28,600। ठीक है। इसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन क्या होता है, ये होता है कॉन्ट्रा एसेट। तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, प्रोविजन जब इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इधर भी यही डेट लिख देंगे, 2019 अक्टूबर 1 बैलेंस बीडी। और कितनी वैल्यू है बैलेंस बीडी की, हम देख लेते हैं। दिस इज 6185, ये आ रही है 6185। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया। फिर क्या हुआ, 2020 January 31, यानी कि आप देखें January 31 कहाँ है, 2019 से साल शुरू है अक्टूबर से, जनवरी समवेयर इधर बिटवीन में आएगा, इस जगह पे जनवरी आ रहा है साल के बीच में। तो क्या हुआ, January 31 को सोल्ड फिक्सचर्स एंड रिसीव्ड अ चेक। हमें चेक मिल गया 11,050 का। आगे बता रहा है द फिक्सचर्स हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 फरवरी 2018 फॉर 1500। इतने का हमने फिक्सचर्स ले लिया था। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, March 31 को परचेज न्यू फिक्सचर। एक और हम फिक्सचर ले रहे हैं March 31 को, ये भी इसी के दरमियान हो रहा है इसी साल में। तो मार्च भी यहीं आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 3,500 का हम ले रहे हैं। आगे है, Saria's policy is to provide depreciation on fixtures and fitting at 10% per annum। 10% पर एनम है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमें पता है तीन हमने डिप्रिसिएशन के मेथड सीखे हैं लेवल में। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एक होता है हमारे पास रीवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड्स होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इधर हम यूज कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कह रहा है अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन
इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, जिस साल खरीदेंगे पूरे साल की लगा लेंगे, और जिस साल बेचेंगे तो कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अब हम आते हैं, ये जो हमने यहाँ पर बात की कि हमने एक एसेट बेच दिया 1150 का, 1150 का। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती की एग्जाम में कि उन्होंने जब एसेट का अकाउंट बना रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि एसेट के अकाउंट में ये जो कॉस्ट अकाउंट बेसिकली हमारा बन रहा है, ये हमारा कॉस्ट अकाउंट बन रहा है। इसमें उन्होंने गलती ये की कि यहाँ पे डिस्पोजल की जो वैल्यू उनको लिखना थी, वो उन्होंने ये वैल्यू लिख ली 1150। हालांकि ये तो बैंक का अमाउंट है, ये यहाँ पर थोड़ी आएगा, यहाँ तो हमारी कॉस्ट आएगी एसेट की। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारे पास, कह रहे हैं कि फिक्सचर्स हमने जो बेचे, हमें उसके बदले में पैसे कितने मिल गए, 1150 मिल गए। लेकिन ये जो फिक्सचर हमने खरीदा था ना, इसकी हमारे पास जो कॉस्ट थी उस वक्त वो थी 1500। तो अब जब मैं एसेट बेच दूंगा तो एसेट कम हो जाएगा मेरे पास, एसेट बेचूंगा तो एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्या होता है भाई, क्रेडिट हो जाता है। तो मैं फौरन एसेट के अकाउंट में आया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने सबसे पहले तो डेट लिखी, ये मेरे पास डेट आ गई, और जैन 31 को ये काम हो रहा था। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मैंने क्या किया, जब एसेट बेचते हैं हम कहते हैं डिस्पोजल, डिस्पोजल। और यहाँ 1500 लिखूंगा, 1500 लिखूंगा भाई मैं यहाँ पे कि एसेट का कॉस्ट अकाउंट बना रहा हूँ तो कॉस्ट ही माइनस करूंगा यहाँ। तो मेरे पास ये चीज आ गई। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ हमारे पास, मार्च 31 को परचेज न्यू फिक्सचर्स पेइंग बाय चेक, हमने नया फिक्सचर खरीद लिया और उसके पैसे दे दिए हमने, तो 3500 दे दिए। तो अब क्या हुआ भाई, क्या एंट्री हुई, जब पैसे दे दिए तो बैंक कम हो गया, बैंक है एसेट, और जब एसेट कम होता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और बड़ा क्या, एसेट बढ़ गया हमारे पास, यानी कि हमारी जो अकाउंट हम बना रहे थे फिक्सचर्स का वो बढ़ गया, तो वो हो जाएगा हमारे पास डेबिट। इसी वजह से मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ मैं लिख दूंगा 2020 डेट्स। सही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सारी डेट सही होंगी तो उसका आपको एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे बैंक, ठीक है, और यहाँ मैंने एंट्री कर दी 3500। ठीक है भाई, ये काम हो गया हमारे पास। अब कोई फर्दर और एंट्री नहीं है तो अकाउंट्स को क्लोज कर दूंगा। यहाँ मैं टोटल कर लूंगा तो मेरे पास आ रहा है 32,100। इधर भी यही लिख दूंगा, ये हो गया मेरा टोटल। अब ये साइड आ रही है क्रेडिट साइड कम, तो मैं माइनस करूंगा, बैलेंस सीडी निकाल लूंगा, और ये काम होगा लास्ट डेट को, September 30 को। यहाँ मैं लिखूंगा, ये पूरा पूरा लिखना होता है बैलेंस सीडी, सिर्फ बीडी सीडी नहीं लिखना होता। बैलेंस सीडी लिखूंगा मैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, मेरे पास आ रही है 30,600। अच्छा, याद रखें हमेशा जब भी आप बैलेंस सीडी करें तो बैलेंस बीडी करें, ये रिक्वायरमेंट में मेंशन भी था यहाँ पर हमारे पास, तो हम यहाँ पे फौरन लिख देंगे 2020 October 1, और यहाँ मैं लिख दूंगा बैलेंस बीडी। अच्छा, ये मेरा बन गया एसेट का अकाउंट। अब मैंने बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। यहाँ पर मैं आता हूँ, सबसे पहले तो मैंने बैलेंस बीडी लिख लिया, करेक्ट। अब 31 जनवरी को क्या हो रहा है कि मैं एसेट बेच रहा हूँ, तो एसेट बेच रहा हूँ, जब एसेट बेचूंगा तो उसकी मैं डेप्रिसिएशन जो अपने पास निकाल रहा था, अब उस डेप्रिसिएशन को अपने पास मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एसेट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो जब एसेट बेच दिया गया तो डेप्रिसिएशन भी हम खत्म कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के हमने अकाउंट में पढ़ा कि प्रोविजन जब भी बढ़ती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट होती है तो ये क्रेडिट होती है, और प्रोविजन जब भी डेबिट होती है तो जब भी कम होती है तो हम इसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही काम करेंगे। हम देखेंगे कि जो एसेट हमारे पास था इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है हमारे पास। तो हमें ये पता चला कि हमने ये एसेट खरीदा था 1 फरवरी 2018, ठीक है, उसको खरीदा था, और हमारा ईयर चलता है अक्टूबर से सितंबर तक।
यानी कि हमने जब 1 फरवरी 2018 कोई एसेट खरीद लिया तो इस साल की पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी, यानी कि हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक तो रहा 30 सितंबर 2018 तक रहा, फिर क्या हुआ 30 सितंबर 2019 तक रहा, और मैंने जनवरी में आके 2020 में बेच दिया। तो देखा जाए एसेट मेरे पास, मैं जो डेप्रिसिएशन निकालूंगा वो इन 2 सालों की निकालूंगा, क्योंकि हमें अकाउंटिंग पॉलिसी उसने बताई हुई है कि जिस साल बेच दिया नन इज टू बी चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, और फुल डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। ठीक है। और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम हमारे पास लग रहा है, तो हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे अपने पास आरबीएम को यूज करते हुए। मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा एसेट है ये है 1500 का। ठीक है भाई, 1500 का मेरे पास एसेट आ रहा है। अब पहले साल में इसकी डेप्रिसिएशन अगर लगाता हूँ तो 10% लगेगा। 1500 मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है, तो मेरे पास आंसर ये आ जाएगा 150। सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है और मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हमें पता है आरबीएम जो होता है मेथड, ये लगता है नेट बुक वैल्यू पर। तो मुझे नेट बुक वैल्यू निकालना पड़ेगी। और नेट बुक वैल्यू हमारे पास किस तरह से आती है? नेट बुक वैल्यू आती है कि एसेट की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं। तो इस केस में एसेट की कॉस्ट मेरे पास कितनी है? मेरे पास है 1500, और डेप्रिसिएशन हो गई 150। तो आंसर आ गया 1350 मेरे पास। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1350, और फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लगा दूंगा 10%। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 135। ये आंसर आ गया। अब इन दोनों को अगर मैं सम कर लूँ तो मेरे पास इसका सम बन जाता है 285। ये मेरे पास सम बन जाता है। इस अमाउंट से मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कर दूंगा कम, यानी कि उसको डेबिट कर दूंगा। तो यहाँ मैं आऊँगा, पहले तो मैं सबसे पहले लिखूंगा डेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ है। ठीक है। अच्छा, फिर जनवरी 31 को मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया। और क्या हो रहा है? डिस्पोजल, डिस्पोजल की अमाउंट लिख दी 285। ये आ गई फिर डिस्पोजल की अकाउंट अमाउंट। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि इस साल कितना हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस साल की डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? तो भाई हमें पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगता है नेट बुक वैल्यू पर। एसेट की जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आ गई वो तो ये आ गई 30,600। ठीक है, ये हमारे पास एसेट की फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। अब हमने क्या करना है कि नेट बुक वैल्यू निकालनी है। तो नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है कि भाई ये कॉस्ट आ रही है, इसमें से अब तक की जो डेप्रिसिएशन है वो हम माइनस कर देंगे। तो क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड पे कि भाई मेरे पास है 30,600 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 6185। लेकिन ये तो अक्टूबर 1 की है। उसके बाद जनवरी 31 को क्या हुआ, मैंने कुछ डिस्पोज ऑफ भी कर दिया। तो मैं बेसिकली करूंगा क्या, 6185 में से माइनस कर दूंगा 285, क्योंकि अब ये तो डेप्रिसिएशन का पार्ट ही नहीं रहा मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास चीज आ जाएगी। और इस पर मैं क्या करूंगा, इस पूरी वैल्यू पर मैं लगाऊंगा अपने पास रेट, और रेट मेरे पास है 10%। 10% रेट लगा लूंगा मैं। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, इसमें मैं 10% रेट लगाता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है ये 2470। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर बेसिकली क्या कर रहा है, ये मेरा बढ़ा रहा है प्रोविजन को। तो मुझे पता है प्रोविजन जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट एंट्री होती है। तो मैं इस एंट्री को पहले तो डेट लिखूंगा यहाँ पर, ताकि डेट मेरे पास आ जाए 2020। और ये काम मेरे पास कब हो रहा है? ये काम होगा साल के आखिर में, September 30 लिख लूंगा। और ये अमाउंट लिख दूंगा 2470। ये इस साल की डेप्रीसिएशन है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में? यहाँ मैं लिखूंगा इनकम स्टेटमेंट।
इनकम स्टेटमेंट, ये मैं लिख लूंगा भाई कि ये मैंने अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करा दी इस साल की डेप्रिसिएशन। इसके बाद टोटल कर लेते हैं भाई, इस तरफ का भी टोटल कर लें। पहले 6185 प्लस 2470 किया तो मेरे पास आ रहा है 8655। इसी तरह ये यहाँ पर आ रहा है 8655। ठीक है, इसको हमने टोटल कर दिया। अब हम निकालेंगे बैलेंस सीडी क्लोजिंग डेट पर। ठीक है, 2020 तो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ September 30 लिखता हूँ। और ये पूरा लिखना होता है बैलेंस सीडी। 8655 में से 285 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 8370। अच्छा, और जब भी बैलेंस सीडी करेंगे बैलेंस बीडी भी लाजमी करेंगे। तो October 1, और ईयर हमारे पास 2020 चल रहा है। बैलेंस बीडी ये हमारे पास है 8370। ठीक है भाई, ये तो यहाँ तक की कहानी हो गई। उसके बाद हमें क्या बनाना है, डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में याद रखें हमेशा 4 एंट्रीज आ रही होती हैं। 4 एंट्रीज आती हैं डिस्पोजल अकाउंट में। पहली तो 2 एंट्रीज हमें यहाँ से मिल जाएंगी। आप देखें कि हमने क्या किया, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स को किया था क्रेडिट, और ये डिस्पोजल की हमने की थी एंट्री। अगर आप यहाँ देखें, ये हमने डिस्पोजल की एंट्री की थी 1500 की। तो फिक्सचर्स एंड फिटिंग को जब क्रेडिट किया, डिस्पोजल के अकाउंट को मैं कर दूंगा डेबिट। ठीक है, पहली एंट्री तो मेरे पास यहाँ से आ गई, तो मैं सीधा सीधा जाऊंगा डिस्पोजल के अकाउंट में। अच्छा, ये सारा काम हम कर लेंगे जिस दिन हमने एसेट बेचा है। तो हमने एसेट किस दिन बेचा है, हमने January 31 को बेचा है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 2020 Jan 31। और यहाँ मैं लिख लूंगा फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। और यहाँ कितनी अमाउंट थी, वही अकाउंट में जो अमाउंट लिखी है 1500, वही लिख लूंगा। दूसरी एंट्री हमने की है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में इस डेट को। ये आप देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कर रहा हूँ डेबिट, और 285 लिखा हुआ है, तो भाई डिस्पोजल को कर देंगे क्रेडिट। सीधा सीधा यहाँ आएंगे, सेम डेट 2020 जनवरी, सेम डेट 31। और यहाँ मैं लिख दूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और 285 का अमाउंट लिख दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरी अमाउंट होगी, या तो पैसा आपको कैश मिल रहा होगा, बैंक में मिल रहा होगा, या आप क्रेडिट पे दे रहे होंगे। तो जो भी हो रहा है वो सिचुएशन के हिसाब से हम देखेंगे। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, अगर आप देखें, इस केस में हमारे पास ये हो रहा है कि सोल्ड फिक्सचर्स एंड रिसीव अ चेक, यानी कि बैंक में पैसा आ गया 1150। जब बैंक बढ़ता है तो बैंक इज एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा। बैंक के अकाउंट हमें बनाना नहीं है, वरना अगर हम बनाते तो बैंक अकाउंट कर देते डेबिट बाय 1150। और यहाँ पर आकर हम कर देंगे क्रेडिट एंट्री। सेम डेट है मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बैंक, ये मैंने लिख दिया बैंक, और लिख दिया 1150। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हैवियर साइड कौन सी है, तो डेबिट साइड हैवियर आ रही है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1500 आ रहा है। ठीक है, इधर भी लिख लेता हूँ कि 1500 आ गया। अब लेसर साइड आ रही है हमारी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, मैंने माइनस किया, आ रही है 65। ठीक है, 65 मेरे पास वैल्यू आ रही है। ये होगा हमारे पास आखिरी डेट को, September 30। ये जो हम क्लोजिंग करेंगे अकाउंट की, ये तो आखिरी डेट को करेंगे। तो 65 की वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू को हम कहाँ भेजेंगे, इसको हम भेजेंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। मेरे पास जगह थोड़ी सी शॉर्ट है तो मैं पूरा नहीं लिख पा रहा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर अब हो क्या रहा है हमारे पास, बेसिकली आप देखें, डिस्पोजल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, और इनकम स्टेटमेंट हो रही है डेबिट लास्ट डेट को। इनकम स्टेटमेंट हो रही है डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। यही एंट्री हो रही है भाई। याद रखें, इनकम स्टेटमेंट जब भी डेबिट होती है उसका मतलब होता है एक्सपेंस या लॉस। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट जब भी क्रेडिट होगी, इसका मतलब होगा गेन या इनकम हो रही होगी आपकी।
ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है, इसका मतलब लॉस हो रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर यहाँ हम लिख देंगे कि भाई हमें लॉस हो रहा है बेसिकली इसमें। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो रही है। अच्छा जी, ये पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पर हम आते हैं। पार्ट सी में क्या कह रहा है, सारिया इज कंसिडरिंग फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप विद हर फ्रेंड एमी हु रन्स अ सिमिलर बिजनेस रन कर रही है, उसके साथ ही पार्टनरशिप का सोच रही है। एडवाइस करें, एडवाइस इसका मतलब आपने रिकमेंडेशन देनी है। रिकमेंडेशन देने का एक नंबर होता है, 1 मार्क इज रिजर्व फॉर रिकमेंडेशन। एडवाइस सारिया वेदर और नॉट शी शुड फॉर्म अ पार्टनरशिप, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इमी के साथ। जस्टिफाई योर आंसर विद टू एडवांटेजेस टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप विद इमी। इमी है जो भी नाम है इसका। तो हमें क्या करना है, दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस बताना है, और फिर रिकमेंडेशन देनी है कि भाई ये काम इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई। तो हम जैसे पहले देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या होगा। तो एडवांटेज ये हो सकता है कि भाई आप देखें कि जब पार्टनर आ जाएगा हमारे पास, तो पार्टनर ज़्यादा कैपिटल ला सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई में ब्रिंग इन मोर कैपिटल इनटू द बिजनेस। ठीक है, विच में इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्सपेंशन। ये बिजनेस को जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ जाए हमारे पास। ठीक है। और क्या हो सकता है सेकेंडली, और सोचें क्या हो सकता है हमारे पास। आ, हाँ, वर्कलोड शेयर हो जाएगा। सेकेंडली, पार्टनर्स विल बी एबल टू शेयर वर्कलोड। वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वर्कलोड लिख लिया मैंने। ये तो हमारे पास आ गया भाई, ये हमने फायदे की बात कर ली कि ये हमारे फायदे हो गए। अब नुकसान क्या है, हाउएवर, क्या नाम है, सारिया। सारिया विल हैव टू, अब इसको क्या नुकसान होगा, अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ जाएगा भाई एमी के साथ। विल हैव टू शेयर प्रॉफिट्स विद एमी। ठीक है, उसके साथ प्रॉफिट शेयर करना पड़ जाएगा। प्लस और क्या हो सकता है डिसएडवांटेज, प्लस इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर सारिया टू मेक decisions as she has to consult ईमी, ये जो इसका पार्टनर है उसको करना पड़ेगा एवरी टाइम। इससे क्या होगा, इनका डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अपनी कोई रिकमेंडेशन देनी है कि भाई मैं क्या समझता हूँ कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं कह दूंगा आई थिंक, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अभी थोड़ा सा, आई थिंक सारिया शुड ऑप्ट फॉर अ पार्टनरशिप
अच्छा, क्या फायदा होगा, हम बोलेंगे एज एमी जो है में ब्रिंग एडिशनल स्पेशलिस्ट स्किल्स टू द बिजनेस क्या पता है, हमने हमने कह दिया कि भाई इसको करना चाहिए, क्योंकि भाई एक बंदा अकेला काम कर रहा है, उसके पास इतनी स्किल्स नहीं होंगी। लेट सपोज कोई बंदा अच्छा हो सकता है सेल्स में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग सेल्स में अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंस में भी अच्छा हो, वो ऑपरेशंस को भी अच्छा देखता हो। तो जब पार्टनरशिप आपने फॉर्म कर ली, क्या हुआ, एक बंदा अच्छा है फाइनेंस में, सो ही टेक केयर ऑफ फाइनेंस थिंग्स, और जो दूसरा बंदा होगा ही लुक आफ्टर मार्केटिंग सेल्स वगैरह सारी आपकी चीज़ें देख रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा, आई थिंक सारिया शुड ऑप्ट फॉर अ पार्टनरशिप एज एमी मे ब्रिंग additional specialist skills to the business which may add value to बिजनेस। किस चीज का था हमारा भाई, क्लोथिंग का, तो जी क्लोथिंग बिजनेस। ठीक है, ये हमने लिख लिया, तो इंशाल्लाह ये लिखने से हमें वी विल बी इन अ पोजीशन टू स्कोर फुल 5 मार्क्स। तो ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हुआ।